हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हम पीएससी के लिए निशुल्क तैयारी करते हैं। पहले हमने क्रमबद्ध रूप से प्रीलिम्स परीक्षा के लिए और फिर इसी क्रम में अब हम मुख्य परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं। हमने सोशियोलॉजी को एक गहराई से अध्ययन करने वाले विषय के रूप में पढ़ना शुरू किया। मैंने आपको बार बार ये समझाया है कि सोशियोलॉजी में जब भी हम कोई बात लिखते हैं तो सोशियोलॉजी के शब्दों, सोशियोलॉजी में समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं और कोटेशन के माध्यम से लिखना है। उम्मीद है आप सब लोग इस पद्धति पर लेखन कार्य भी शुरू कर चुके होंगे। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो इतिहास में भी है और समाजशास्त्र में भी है, ऋण। ये ऋण की जो व्यवस्था है वो इतिहास में पंच ऋणों के नाम से जानी जाती है और उसे हम सोशियोलॉजी में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक जमाने में सोशियोलॉजी के या समाज के, सोशियोलॉजी माने समाज में व्यक्ति को किसी एक निश्चित कार्य या एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ाने में इस व्यवस्था ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं, ऋण। हमारा जो सोशियोलॉजी नाम का सब्जेक्ट है, इस सोशियोलॉजी में हमें इंडिकेट किया गया है संस्थाएं पढ़ने के लिए और उन संस्थाओं में परिवार, उसके बाद शिक्षा, धर्म और वहां से आगे बढ़ते हुए हमें ऋण पढ़ने के लिए इंडिकेट किया गया है। तो जब आप 3 नंबर में या 2 नंबर में या किसी भी रूप में बड़े प्रश्नों में इसे परिभाषित करेंगे, इसका अर्थ बताएंगे, तो आपकी शुरुआत यहीं से होगी कि परिवार जो ऋण है ये एक संस्था थी। क्या थी? संस्था थी। क्या किया, इस बात को समझते हैं, क्यों बनाई गई इसे समझते हैं। अभी अगर आप ये सोचने लगे कि यार ऋण की व्यवस्था क्या है तो आपको शायद समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप सोचिए आज से कुछ वर्ष पूर्व की बात, या कुछ वर्ष नहीं, उस समय की बात करते हैं जब समाज का नया नया निर्माण हुआ होगा, समाज बना ही होगा या समाज की शुरुआत हुई होगी। तो समाज की शुरुआतकर्ताओं ने या भारतीय समाज निर्माताओं ने समाज तो बना लिया, उसको रेगुलर रखने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता महसूस की होगी, जैसे कि हर एक मनुष्य को क्या करना चाहिए। हर एक मनुष्य को पढ़ाई करना चाहिए, ये उनके सामने एक बड़ा प्रश्न रहा होगा कि यार हर एक बच्चा अगर पढ़ाई करेगा, अध्ययन करेगा या शिक्षण करेगा, पढ़ेगा, तो वो विकास की ओर आगे बढ़ेगा। ये उनके लिए सामने एक समस्या रही होगी कि क्या हम ऐसा करें कि हर बच्चा पढ़ाई करे। उनके सामने ये दूसरी समस्या रही होगी कि यार हर एक इंसान जो है वो बच्चे पैदा करे, क्योंकि उस समय समाज बहुत बड़ा नहीं होगा। उस समय समाज की स्थिति या बहुत एक छोटे से लोगों का समूह रहा होगा, 100, 200, 400, 500, 1000, 500, 200, 2, 4,000 जरूरत थी और मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। तो ये जरूरी था कि हर इंसान अपने समान संतानों को जन्म दे, क्योंकि उद्देश्य था समाज को निरंतरता प्रदान करना। समाज को अगर निरंतर बनाए रखना है तो बच्चों का जन्म होना या बच्चों को जन्म दिया जाना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार व्यवस्था का एक हिस्सा रही होगी कि इंसान जो है वो उस समय डेवलप हुआ होगा शिकारी से मनुष्य के रूप में। तो हमारी आदत रही होगी जीवों को मारना, जीवों का शिकार करना। आपने देखा भी है, राजतंत्र जब आ गया तो लोग शिकार शौक के लिए किया करते थे। तो हमारा जो शिकार है, अगर हमने बहुत ज्यादा मात्रा में शिकार कर लिया तो आहार श्रृंखला प्रभावित हो जाएगी, और आहार श्रृंखला अगर प्रभावित होगी तो मनुष्य का जीवन प्रभावित होगा। तो मनुष्य का जीवन प्रभावित ना हो इसलिए जरूरी है कि हम शिकार पर भी नियंत्रण करें, अर्थात मनुष्य में ये भाव पैदा करें कि वो बाकी प्राणियों के प्रति दया, करुणा, सबका भाव रखे। और साथ में उन्होंने जरूरत महसूस की होगी कि हम सबका सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें और देवीय शक्तियों के प्रति हमेशा प्रार्थनीय रहें या प्रार्थना की नजर से देखें, ताकि प्रकृति का संरक्षण जो है
वो भी हम कर सके। ऐसे कुछ 4-5 छोटे छोटे उद्देश्य उस समय मनुष्य के दिमाग में रहे होंगे और उसने ये आशा की होगी कि अगली पीढ़ियां जो आए वो ये सब काम करे। तो उसने इन सब कामों को करने के लिए एक व्यवस्था पैदा की जिसे हमने ऋण व्यवस्था कहा। ऋण एक ऐसी संस्था थी जो मनुष्य को कुछ काम करने के लिए, कुछ विशेष काम करने के लिए, विशेष काम करने के लिए निर्देशित करती थी कि भाई तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो पाप लगेगा, नहीं तो तुम जीवन में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकोगे। ऐसी कुछ बातों से उसे डराया गया और उसे उस काम को करने के लिए बोला गया और उस बोलने की व्यवस्था को ही हमने ऋण कह दिया। तो ऋण व्यवस्था एक संस्था थी जो कुछ निश्चित कार्यों को करने के लिए मानव को निर्देशित करती थी और ना करने पर उसके लिए कुछ पाप या पुण्य, मोक्ष ना प्राप्त होने या कुछ दंडात्मक प्रावधान करती थी। ऐसी व्यवस्था को समाज में हमने ऋण व्यवस्था कहा है। आप सबको पता है कि ऋण जो है वो हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित व्यवस्था है और इसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य जो कि धरती पर जन्म लेता है उसके लिए 5 ऋण, वो 5 ऋणों से ग्रस्त हो जाता है। ये एक व्यवस्था बना दी गई कि भैया जो भी मनुष्य धरती पर पैदा हुआ है वो 5 काम जरूर करे। कौन कौन से? क्योंकि वो 5 ऋणों से, अब देखो कोई भी इंसान मानेगा तो नहीं कि मैं क्यों करूं यार ये 5 काम, तो उसे बोल दिया गया कि जब तू पैदा हुआ ना तो तुझे 5 ऋण लग गए, तेरे ऊपर 5 जिम्मेदारियां हैं, वो 5 ऋण है तेरे, उन्हें तुझे उतारना पड़ेगा। तो जन्म से ही 5 ऋणों से ग्रस्त हो जाता है और प्रत्येक गृहस्थ इन 5 ऋणों से मुक्ति प्राप्त करने के बाद ही मोक्ष को प्राप्त करता है। और उन 5 ऋणों को हमने 5 ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण और भूत ऋण के नाम से जान लिया। देव ऋण जो है वो यज्ञ अनुष्ठान द्वारा मुक्त होने का साधन बनाया गया। ऋषि ऋण हमने अध्ययन या पढ़ाई करने और लोगों को पढ़ाने से हम मुक्त हो सकते हैं। पितृ ऋण संतानें पैदा करने से, और मनुष्य ऋण जो है वो अपने जैसे समान व्यक्तियों की, अतिथियों की सत्कार सेवा से, और भूत ऋण जो है वो प्राणियों के प्रति दया, रक्षा का भाव, करुणा का भाव रखने से इंसान इन ऋणों से मुक्त हो सकता है। ऐसी एक व्यवस्था बनाई। सोचिए कि अगर ऐसा ना होता तो हो सकता है कि उस समय का मनुष्य कह दे कि मैं बच्चे क्यों पैदा करूं यार, मैं बच्चे क्यों पैदा करूंगा क्योंकि जिंदगी भर उनको पालन पोषण करना पड़ेगा, मैं नहीं कर रहा। और उस समय अगर जब समाज में केवल 5-7 हजार 10 हजार लोग रहे होंगे, आपदाएं जो प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप, कुछ ना कुछ रोज आता होगा और मनुष्य खूब सारे मर रहे होंगे, रोज मरते होंगे। ऐसी स्थिति में अगर समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ये सोच ले कि हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो समाज आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। अगर लोग ये सोच ले कि मैं तो सब जीवों को मारूंगा, मैं तो शिकार करूंगा, क्योंकि उस समय आईपीसी तो है नहीं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो है नहीं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो है नहीं जो लोगों को जीवों की हत्या करने पर सजा का प्रावधान करे। इसलिए ये व्यवस्था जरूरी थी, नैतिक रूप से उसे ये काम करने से रोकना था। अब उस समय हो सकता है मनुष्य आलसी हो जाए, वो पढ़ना ही नहीं चाहे, मैं क्यों पढ़ूं, मुझे तो खेती करनी है, मैं क्यों पढ़ूं, मुझे तो सेवा ही करनी है, मैं क्यों पढ़ूं, मुझे तो सेना में ही जाना है, मैं क्यों पढ़ाई करूं, मैं अध्ययन क्यों करूं। फिर भी उसे अध्ययन करने के लिए निर्देशित किया गया। ऐसे कि इस तरीके की जो बातें जोड़ करके हमारे मनीषियों ने, ऋषि मुनियों ने जो व्यवस्था बनाई वही ऋण व्यवस्था कहलाई। चलिए अब यहां फोकस करवाता हूं। ये ऋण न केवल व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक विकास करते थे बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय विकास जिम्मेदारियों को निभाने के लिए भी उसे संकेत देते थे कि तुझे भाई ये काम भी करना है, तुझे खुद का विकास करने के लिए पर्यावरण, समाज, नैतिकता और अध्यात्म सब में बैलेंस बनाना है। इस प्रकार 5 प्रकार के ऋणों को पंच महाऋण के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में 5 महायज्ञों या 5 महाऋणों के माध्यम से मनुष्य को 5 काम सौंप दिए गए कि अगर तुमने जन्म लिया है तो तुम्हें ये 5 काम करने होंगे। संपूर्ण सृष्टि का संचालन और सभी जीवों का भरण पोषण 5 प्रकार से होता है या 5 प्रकार के जीवों के परस्पर सहयोग से होता है। देवताओं के, ऋषियों के, पितरों के, मनुष्य के और पशु पक्षियों के। अब आज जब हमने विज्ञान पढ़ना शुरू किया तो हमें समझ में आता है कि
आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण चीज है, नहीं तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। आपने बार बार सुना होगा वो प्रवाल भित्तियों का पिघल जाना। अबे हमें क्या लेना देना, ऑस्ट्रेलिया में कोई प्रवाल भित्ति पिघल रही है, लक्षद्वीप अंडमान निकोबार में कोई प्रवाल जीव मूंगा मर रहा है तो मरे। लेकिन साइंस ने अध्ययन करके हमें बताया कि अगर मूंगा मर गया, ये मूंगा की जो मूंगा है इसके पिघल गए, ये शैवाल मर गए, तो इससे खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो जाएगी और मनुष्य का जीवन संकट में आ जाएगा। इसलिए अब हमें ये समझ में आ रहा है, हमारे ऋषि मुनियों को तो 1000 साल पहले ये बात समझ में आती थी, इसलिए उन्होंने सबको समझा दिया कि आपके ऊपर एक ऋण होगा जिसका नाम होगा पशु पक्षियों की रक्षा करने वाला पितृ ऋण, अब सॉरी भूत ऋण। ये भूत ऋण तभी उतरेगा जब आप अपने जैसे समान जीव जंतुओं, पशुओं, मानव, दानवों सबके प्रति दया का भाव, करुणा का भाव रखेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। गृहस्थ लोगों के लिए 3 ऋणों की व्यवस्था की गई थी। त्रिऋण भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर आपको ये त्रिऋण मिलेगा देखने को। देव ऋण उसके उदाहरण है, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, कहीं कहीं पर ये 3 ही ऋण मिलते हैं। वास्तव में हमें 5 ऋण पढ़ने हैं और इन 3 ऋण को ना चुकाने पर जो व्यक्ति है उसके ऊपर 3 प्रकार के पाप लगने या 3 प्रकार की सजा दंड की व्यवस्था थी। त्रिविध ताप उसे कहा गया, त्रिविध पाप उसे कहा गया। सांसारिक दुख उसे मिलेंगे, देवीय दुख उसे मिलेंगे और कर्म के दुख उसे मिलेंगे। ऐसा समाज में एक व्यवस्था बनाने के लिए ये सब चीजें समझाई गई, सिखाई गई। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए अगर ये इतिहास में पढ़ते तो ये बात नहीं पढ़ते, लेकिन क्योंकि सोशियोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो पूछा जाएगा कि ऋण व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। ऋण व्यवस्था का उद्देश्य था जीवों के मध्य पारस्परिक सहयोग, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का और मनुष्य जो है वो पशु पक्षी का सबका सहयोग करे, इसके लिए उसे निर्देशित करना है, उसे प्रोत्साहित करने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई। तो जीवों के मध्य पारस्परिक सहयोग, पूर्वजों और पितरों के प्रति सम्मान, प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व का निर्धारण, मानव में नैतिक गुणों का विकास, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिक लक्षणों की प्राप्ति, लक्ष्यों की प्राप्ति, मानव सेवा के साथ प्राणी सेवा के लिए का भाव मनुष्य में पैदा करना, आध्यात्मिकता के साथ साथ अध्यापन को महत्व देना, यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा देवीय शक्तियों में विश्वास करना, क्योंकि विश्वास ही वो डोर है जो मनुष्य को जीवित रखती है, नहीं तो मनुष्य निराशा के काल में धंस जाता है। ये सब उद्देश्य हमारे थे। स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको याद रखिएगा कि ऋण व्यवस्था के उद्देश्य कौन से, ये क्वेश्चन आ सकता है। इससे 2 ही प्रश्न बन सकते हैं, ऋण व्यवस्था का उद्देश्य बताइए और ऋण व्यवस्था के सामाजिक महत्व बताइए। बाकी छोटे प्रश्न 2 नंबर में 2 मार्कर्स में बनेगा, ऋण क्या है, देव ऋण क्या है, पितृ ऋण क्या है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। ऋण व्यवस्था का समाज पर क्या प्रभाव है, तो ऋण व्यवस्था का समाज पर क्या प्रभाव है वो भी देख लेते हैं भैया। व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति और धैर्य प्रदान करना। अब व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति दे दी कि भगवान है, वो तेरी मदद करेंगे, भगवान तेरे लिए ये करेंगे, भगवान या तेरे पूर्वज हैं। गुरुओं और ऋषियों द्वारा प्रदत्त ज्ञान का सम्मान करना और उसे आत्मसात करना, गुरु सेवा करना और ज्ञान का पालन करना, अनुशासन और नियंत्रण स्थापित करना, पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता स्थापित करना, संतान उत्पत्ति द्वारा संसार की निरंतरता या सृष्टि की निरंतरता को बनाए रखना, वंचित और जरूरतमंदों के लोगों की मदद करना और जन कल्याण का भाव पैदा करना, सतत विकास की अवधारणा को साकार रूप देना। आज ये जो वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन जो है वो चिल्ला रहा है ना सतत विकास, सतत विकास, अरे हमारे तो ऋण व्यवस्था और पंच महायज्ञ व्यवस्था में पहले ही सतत विकास को योगदान दे दिया। सतत विकास क्या होता है भैया, वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करते हुए आने वाली पीढ़ी की जरूरतों का भी ख्याल रख लो, तो इसे कहेंगे सतत विकास। तो आज सतत विकास को उस जमाने के हमारे ऋषि मुनियों ने बोल दिया था कि भैया ऐसा करना, और ये सतत विकास शब्द भले बर्टलैंड ने अपनी रिपोर्ट में दिया, हम तो इसको 1000 साल से पालन करते आ रहे हैं, याद रखिएगा। अब 5 प्रकार के ऋण जो थे उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें याद कर लेते हैं, कहीं आ ना जाए। सबसे पहला ऋण देव ऋण। यह ऋण इस बात को दर्शाता है कि प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मांड के नियमों और देवताओं के प्रति कुछ ऋणी होता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों और देवताओं की कृपा पर निर्भर करता है। इस ऋण को चुकाने के लिए व्यक्ति को धार्मिक अनुष्ठान जैसे यज्ञ,
पूजा पाठ, देवताओं की सेवा करना, ये सब काम करने होंगे और आध्यात्मिक शांति और दिव्य आशीर्वाद उसे प्राप्त होगा। अब यज्ञ क्यों जरूरी है ये अगले लेक्चर में मैं आपको और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यज्ञ जरूरी तो थे उस समय। तो इस प्रकार से एक ऋण जोड़ दिया गया जिसे हमने देव ऋण कह दिया। क्या कह दिया? देव ऋण कह दिया। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही ऋषि ऋण उसके ऊपर जोड़ा गया। यह ऋण व्यक्तियों को उन ऋषियों और गुरुओं के प्रति उत्तरदायित्व की याद दिलाता है जिन्होंने ज्ञान, धर्म और आध्यात्मिकता की गहराई से उसका पथ प्रदर्शित किया, उसको रास्ता दिखाया। इस ऋण को चुकाने का अर्थ है गुरुओं और ऋषियों के द्वारा प्रदत्त ज्ञान का सम्मान करना और उसे आत्मसात करना। इस ऋण को चुकाने के लिए क्या करना चाहिए? तो वेदों, उपनिषदों और अन्य शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, उनका प्रसार करना चाहिए और गुरु सेवा और ज्ञान का पालन करना चाहिए। ये इस ऋण को चुकाने के लिए साधारण सी बात कही गई। यह ऋण हमें धर्म के प्रति अपने दायित्वों की याद दिलाता है और हमें एक सार्थक और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण था उस समय के जीवन के लिए। और आगे बढ़ते हैं। पितृ ऋण। पितृ ऋण क्या होता है? ये कि हमारे जीवन की नींव हमारे पूर्वज हैं और विशेषकर हमारे माता पिता। तो जैसे आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, उसी प्रकार आप तभी इस ऋण से मुक्त होंगे कि जब आप अपने समान किसी संतान को उत्पत्ति करेंगे। इस ऋण का भाव है कि हम उनके प्रति सम्मान, कृतज्ञता और ऋण का बोध करें, श्रद्धा, श्राद्ध द्वारा पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें और संतान उत्पत्ति द्वारा समाज को निरंतरता या सृष्टि को निरंतर रखने में सहयोग प्रदान करें। ऐसी कुछ विशेष बातें हमें सिखाई गई। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य ऋण नाम का एक ऋण जोड़ा गया कि भैया आप तो हो, आप अपने समान दूसरे जीवों के प्रति दया, समानता का भाव रखो। यह व्यक्ति को समाज और मानवता की याद दिलाती है। यह व्यक्ति को समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध कराता है और मानवता के प्रति सेवा भाव रखने की प्रेरणा देता है। क्या करता है? मानवता के प्रति सेवा भाव रखने की प्रेरणा देता है। इस ऋण को चुकाने के लिए व्यक्ति को समाज में वंचित और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, जन कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। साथ ही घर में आए हुए अतिथि को कभी भूखा प्यासा नहीं भेजना चाहिए। मतलब अतिथि देवो भव के साथ साथ जहां वो लोगों की जितनी ज्यादा मदद कर सके ऐसा उसको भाव रखना चाहिए। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, नर सेवा ही नारायण सेवा है, अर्थात मनुष्य की ही सेवा करो। असली में वो इसी ऋण को चुकाने की बात कर रहे हैं कि भैया अगर हमने सबके दिमाग में घुसेड़ दिया कि आपका ऋण है ये, आपकी ये आपका एक कर्तव्य है कि आपको हर व्यक्ति की मदद करनी है, तो फिर सब चीजें सुधरने लगेगी। और आगे बढ़ते हैं। भूत ऋण। भूत ऋण में क्या करता है यह मनुष्य को प्रकृति और सृष्टि के प्रति उत्तरदायित्व का बोध कराता है। अपने आसपास के पर्यावरण और सभी जीवों के साथ संतुलन और सम्मान का भाव बनाए रखना चाहिए। मनुष्य का अस्तित्व प्रकृति के संसाधनों पर निर्भर है और हमें इन संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। हमें सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव या उनकी रक्षा का भाव रखना चाहिए। ऐसा सिखाने के लिए जो ऋण व्यवस्था बनाई गई। अतः ऋण को चुकाने के लिए हमें पर्यावरण और सभी जीवों के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का भाव रखना चाहिए। और हम जब ऐसा रखेंगे तो हमारा ये ऋण अपने आप उतर जाएगा। ऐसी एक काल्पनिक बात जो मनुष्य के जीवन को किसी एक निश्चित दिशा में चलाने का काम कर जाए, वही ऋण व्यवस्था बनी थी। बहुत छोटा सा टॉपिक था क्योंकि इतिहास का टॉपिक है, इसलिए मैं सोशियोलॉजी में केवल वही पढ़ा रहा हूं जो सोशियोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ से केवल छोटे छोटे से 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। 7 नंबर में आपसे 2 ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऋण व्यवस्था का उद्देश्य और ऋण का सामाजिक महत्व वो मैंने आपको बता दिया। आप सभी को ये टॉपिक अगर समझ में आया हो तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।